किसी भी रोल ने नहीं, आज तक कोई रोल इधर नहीं है, और जो रोल हमने किए वो हम है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि 1/3 हमारा अभिनय पूरी दुनिया तक पहुंचा है, और 10% एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा परिवार शायद समझ पाया है, और 5% समाज समझ पाया है। उस मुंह से गालियां बोल के तालियां और ब्लो द बेल्ट बात करके क्लास मनोरंजन हमेशा अपर द बेल्ट होता है। तो एक बार एक गाली दी थी, वो सिचुएशन में निकली थी, वो गाली भी खराब लगी। तो फिर मुझे लगा कि मैं अगर ऐसा अभिनय करता हूं तो मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आ रही जी। तो मैंने फिर हमेशा के लिए ये सोच लिया कि जो भी मनोरंजन करने की कोशिश करूंगा जिसमें मेरा बस है तो वो अपर द बेल्ट होगा। हाय एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट रिया एंड आज हमारे साथ ऐसे वर्सेटाइल एक्टर हैं जिनकी कॉमिक टाइमिंग तो मशहूर है ही, बट सीरियल्स रोल्स में भी उनका अलग ही जलवा है। प्रेजेंटिंग यू राजपाल यादव जी, वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। थैंक यू। सो सर, आपने कॉमेडियन जो रोल्स होते हैं, कॉमेडी इतने सारे एक्टर्स हैं, बट यू हैव ब्रोकन द स्टीरियोटाइप कि कॉमेडी एक्टर सिर्फ कॉमेडी नहीं बाकी सीरियस रोल्स भी कर सकता है। एंड रिसेंटली आई एम इम्प्रेस्ड, आपने अर्ध में एक ट्रांसजेंडर का भी रोल अदा किया था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वॉज इट ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल फॉर यू टू प्ले दैट रोल? ट्रांसजेंडर का कैसा रहा था? आई एम फ्रॉम थिएटर। ऑब्वियसली थिएटर में कोई भी रोल ऐसा नहीं होता कि जो रोल जितना चैलेंज जो आप नहीं होते तो वही तो रोल करते हैं आप जी। तो कभी भी किसी भी रोल को करने में जो कितना कठिन रोल हुआ तो उसको आसानी से करने की कोशिश की, और जितना अच्छा जितना अलग मेंटालिटी का रोल मिलता है उतना ही अंदर से सुख मिलता है। एग्जैक्टली। शूटिंग के टाइम पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? लोगों ने क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे? कुछ कहा था? नहीं कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें दो एक से लोकेशन आई से जिसमें रियल में वो भीख मांगने का, वो जो चौराहे पे रोल था। हाँ, तो वहाँ पे दो एक उसमें रियल में पैसे भी मिले थे, कुछ लोग रियल में दे गए थे, और एक दो ड्राइवर थे मतलब हंसी मजाक भी करने लगे थे। वाओ। तो मतलब अगर 90% लोगों ने नहीं रिकग्नाइज किया था कि ये ऑब्वियसली लुक के बारे में राजपाल एक फिल्मों में एक अलग इमेज है। ट्रू ट्रू। एक तो उसमें लोगों की जब बहुत कोई ध्यान से देखने लगा, अरे तुम तो राजपाल हो, नहीं तो अदरवाइज आउटस्कर्ट से लोग सामने निकल जाते थे, नहीं पता लगता। आपकी एक्टिंग का भी इतना कमाल है कि कोई पहचानने को तैयार भी नहीं होगा उस वक्त शायद। नहीं, वो एक्टिंग के टाइम वो तो खैर, क्योंकि हमने थिएटर किया है, हम थिएटर के क्राफ्ट को जानते हैं, हमने इंस्टीट्यूट में 5 साल बिताए हैं, तो हमें स्टेज मैनेजमेंट की जानकारी जो है वो बहुत अच्छे से इतने एक्सपीरियंस से आ रहा है वो। तो इसलिए फिर जिस कैरेक्टर में हो उस कैरेक्टर में अगर आपकी पहचान हो गई कि आप रियल हो तो फिर आपका वो कैरेक्टर का मिसकम्युनिकेशन है। जरूर, बिल्कुल एग्रीड। कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, तृप्ति डिमरी भी हैं, तो किसी से इंटरेक्शन हुई ऑफ कैमरा? कुछ बात हुई या फिर कुछ ऐसा मेमोरेबल मोमेंट हुआ आपके लिए? मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि अगर हमने पूरी फिल्म साथ में की तो कैमरे के सामने जितनी देर बैठते हो और फिर कैमरे के लिए जब आप लाइटिंग करते हो, मेहनत करते हो, आपका ये इंटरव्यू करने के लिए 2 घंटे पहले से तैयारी होती है, तो वो सब टाइम बैठने का ही होता है, गप्पियाने का ही होता है। जी जी जी, तो वो तो होता ही है। एग्जैक्टली। बट ऑब्वियसली इतने हाईज एंड लोज भी, आपने इतना स्ट्रगल भी किया है। मैंने कितने सारे इंटरव्यूज़, आपके पॉडकास्ट भी देखे हैं जहाँ पे आपने अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा है। तो कहीं आपको इनसिक्योरिटी फील हुई है कि आज मेरे पास है? कहीं वो खौफ रहता है ना, डर रहता है एक्टर के पास कि आज मेरे पास है, कल को अगर नहीं मुझे मिल पाया जो मैं चाहता हूँ या मेरा जो पर्पस है लाइफ का, कभी ऐसा आपको फील हुआ है?
जो ये सोचता है वो दुनिया का सबसे कमज़ोर आदमी होता है जी। कि मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कल क्या होगा। आज शेर शिकार करता है, वो कल का सोचता है। जब उसको शिकार चाहिए तो शिकार उसको मिलके चाहे उसको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़े, उसके बाद में शेर शिकार के बाद में जब उसका पेट भर जाता है तो पड़ोस से भी कोई निकल जाए तो उस पर नहीं हमला करता है। तो राजपाल यादव की भूख क्रिएटिव भूख है। वाओ। राजपाल क्रिएटिव एंटरटेनिंग क्राफ्ट के हम लोग सब लर्नर स्टूडेंट्स हैं। वाओ। तो हमें हमारी कला की जो भूख है इंटरनल, वो हम जब सड़क पे परफॉर्म करते हैं उतने खुश होते हैं, नुक्कड़ पे परफॉर्म करते हैं उतने खुश होते हैं, थिएटर में परफॉर्म करते हैं उतने खुश होते हैं, रंगमंच में परफॉर्म करते हैं उतने खुश होते हैं, टेलीविज़न में परफॉर्म करते हैं उतने खुश होते हैं, 70 mm पे परफॉर्म करते हैं उतने खुश होते हैं जी। अगर यही इनसिक्योरिटी है कि आपके लिए कल क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसने ये सोचा वो कलाकार कहाँ है? उसका कोई आकार ही नहीं है। जी। जब आपकी मदर, हमारी मदर, हमारे पैदा होने से पहले हमारे पीने के लिए दूध आ गया हमारी माँ के पास, तो तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। आप तो अपना जो काम कर रहे हो वो काम अगर अच्छे से कर लो यही बहुत है। हम अपना काम ही नहीं करते, बाकी सब चीज़ों में ये होगा, गणित लगाते रहते हैं दिन भर, और गणित हमेशा या तो 2-2 4 पास होते हैं और 2 और 2 5 भी करने जो होते हैं वो गणित फेल होते हैं। वाओ। तो इसलिए 2-2 4 के गणित पे रहिए और थोड़ा सा अपने जन्म लेने पे विश्वास कीजिए कि आई एम गॉड में। ऐसा लोग साइंटिस्ट बताते हैं कि 50 लाख 50 हजार धरतियां हैं इस पे, जी। जो अपने को सिर्फ 7 समंदरों की जानकारी है जी। और उसमें लाखों आत्माएं हैं। और उनमें अगर पूरी दुनिया में आज को 800 करोड़ लोग बोलते हैं कि ये 800 करोड़ लोगों की जनता है, मेल फीमेल कोई भी बच्चे बूढ़े नौजवान, सो ट्रू। तो मतलब 8 लाख करोड़ आत्माएं हुई होंगी हजारों लाखों साल से, और 800 करोड़ लोगों को जीवन जीने का मौका मिल रहा है। तो आप अपने आप को 800 करोड़ में वन ऑफ द बेस्ट अमूल्य निधि समझिए ऊपर वाले की, और उसकी चिंता क्यों करते हो? जब आपके आने से पहले दूध आ चुका था तो आपके जाने तक चिंता मत करो, सब इंतजाम किए हुए रखें। जहाँ पे अपना काम जो इसमें जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें आप पूरी मेहनत करो। ये मत सोचो कल क्या होगा। मुझे कल की चिंता होती तो मैंने 10 बार अपने आप को रिस्क लेके और फिनिक्स की तरह मिटा दिया। वेरी नाइस। और फिर राख बन के फिर उसी में से जन्म ले लिया। तो बीज जो होते हैं वो वृक्षों की परवाह नहीं करते। वो जमीन मिल जाए, चाहे कचरे वाली जमीन हो, चाहे वो बंजर वाली जमीन हो, चाहे वो हरियाली जमीन हो, जहां गड़ा दोगे बस 3 चीजें मिल जाएं, जल वायु अग्नि। एग्जैक्टली। वहीं से पौधा बन के निकल जाता है और वहीं पे दरख्त बन के खड़ा हो जाता है। बीज भी कल की नहीं सोचता। तो बस बीज बनने की सोचो। एग्जैक्टली। और बाकी पेड़ अपने आप फलने फूलने दो। बीज जितना बनोगे, जितना बीज अच्छा बनोगे, बीज का मतलब ये नहीं, आपका पूरा शरीर एक बीज है जी। इसको जैसे आप डालोगे। तो मुझे बचपन से कबड्डी का प्लेयर रहा हूँ, मुझे कभी भी किसी डर नामक चीज से मुझे, हाँ अचानक कोई, तो ये अपना भाव होता है कि 9 रस हैं तो उसमें आप सिचुएशन के मुताबिक आप रिएक्ट करते हैं। लेकिन चिंता से ज़्यादा चिंतन अगर करें तो मुझे लगता है कि एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज फाइटिंग डे। वाओ, वेरी नाइस एंड एवरी डे इज लर्निंग डे। वेल सेड सर, लवली। और आपने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि एक्टिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। यस, एग्जैक्टली। सो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा रोल था जिसने आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट छोड़ा और आपको किसी भी रोल ने नहीं, आज तक कोई रोल इधर नहीं है, और जो रोल हमने किए वो हम है ही नहीं। और किसी जो ये रील है, ये रियल। और अगर एक जीवन का इम्पैक्ट है एक रोल का, तो मैंने मतलब कोरोनेशन आर्ट थिएटर से लेके और हॉलीवुड तक, वो कोरोनेशन आर्ट थिएटर हमारे शाहजहांपुर की संस्था है जिसमें पहली बार हम एक रंगकर्मी के रूप में काम करते थे। और
जो भी सातों समंदर का सिनेमा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, रीजनल्स वुड या रंगमंच या जो भी कला कल्चर की चीज़ें हैं इनको समझ पाया, तो मैं किसी रोल के पास नहीं हूँ। वाओ, क्योंकि राजपाल यादव कितने रोलों का रंग चढ़ाएंगे, एग्जैक्टली, क्योंकि राजपाल रियल हैं रियल है, और वो रील है। हम्म, इसमें रियल में चाकू चलता है, उसमें रील में खिलौना चलता है। वाओ, इसमें थप्पड़ मारता है तो आदमी दर्द होता है, उसमें थप्पड़ तो पड़ता है, आवाज उससे ज्यादा आती है, लेकिन जब कट होता है तो दोनों खड़े होकर गले लगाते हैं। एग्जैक्टली, तो रील को मैं कभी भी रियल नहीं मानता, लेकिन जो रियल है उससे प्रेरणा लेके और उसका एक कैरिकेचरिश वर्जन बना के रील के रूप में, ताकि बच्चे बूढ़े नौजवान सबको हंसी आए। तो क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि जीवन सबने जिया होता है और जीवन से जो चीजें निकल के आती हैं वो जब हम प्ले करते हैं तो सब उससे अपने अपने तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, और मैं सिर्फ उतना ही मानता हूँ। वेरी नाइस। और रही बात अपने जीवन से, अगर एक कैरेक्टर उठाना चाहूं, एक कैरेक्टर, तो फिर रामलीला का अंगद है। वो अंगद पूरी रामलीला में जैसे एक सीन है, अंगद रावण संवाद। तो मुझे लगता है कि मैं वो अंगद एक ऐसा था जो दुनिया के सबसे बड़ी बाहुबली का पुत्र था, लेकिन सत्य, हिंसा, दया, पवित्रता के चरणों का गुलाम था। यानी राम जी का विश्वास था उसको। हनुमान जी का वो से मतलब छोटा भाई जैसा था कि उसको भेजा। तो मुझे कि जहाँ पे रामायण महाभारत का जब चिंतन करता हूँ तो अंगद को जब सोचता हूँ तो एक ही लाइन याद आती कि दुनिया में किसी भी योद्धा ने वो लाइन नहीं बोली कि ऐसी चुनौती कि मेरा ये पांव चलाए मान, अगर कोई असुर कुमार गया तो श्री रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। तो ये तो हनुमान जी ने लंका जलाई, उन्होंने भी नहीं किया था। नहीं किया था। अंगद से जब अंगद कर रहे थे तो अंगद से प्रश्न ऐसे मैं इमेजिन करने लगा कि अगर ये बात मैं रावण के दरबार में बोल गया कि रामचंद्र जी चले जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया, तो अगर मुझसे रामादल में किसी ने पूछा कि आप ऐसी बात क्यों बोल दी तुमने, माता जी को दांव पे क्यों लगा दिया तुमने, तो अंगद क्या जवाब देगा? तो मेरे दिमाग में मतलब ये बात, मैं अंगद रावण संवाद पहली बार शाहजहांपुर में छपा के अंगद रावण संवाद ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन वो लाइन का मीनिंग में खोजते खोजते 10 साल लग गए कि इसका उत्तर क्या देगा कि तूने माता जी को दांव पकड़ कहीं पैर उठा के तोड़ देता तो सच में। तो उसने फिर बोला कि नहीं, उत्तर है कि रावण का दरबार हो या किसी का दरबार हो, विश्वास के दरबार से बड़ा कोई दरबार नहीं होता। और जिसको हनुमान जी पे विश्वास है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, अगर केसरी नंदन पे विश्वास है, केसरी नंदन जिनके चरणों में बैठे सत्य, हिंसा, दया, पवित्रता रूपी राम, और राम का हनुमान जी को विश्वास है, और हनुमान जी का मुझ पे, तो हम तो राम के विश्वास पे चुनौती दिए थे। मेरा पैर थोड़ी वो उठा सकता था, वो मेरा पैर उठाता तो वो राम जी का पैर उठा देता, कि राम जी का विश्वास तोड़ देता कि जहां पे राम लिखा है वहां पे असत्य हो ही नहीं सकता, और कोई भी कितना भी बड़ा हो वो जीत नहीं सकता। तो मैं तो राम के विश्वास पे चुनौती दे दी, और जहां पे राम की मर्यादा रखी वहां पैर हटा लिया। तो आई थिंक वो आज एंटरटेनमेंट के स्टेडियम में पूरे विश्व में काम करने का मौका मिल रहा है, तो मनोरंजन कुमार के रूप में, अंगद के रूप में आज भी वो रोल हमेशा जो है ताकत देता है कि वो अंगद नहीं हो सकते आप, लेकिन मनोरंजन कुमार के रूप में एक अंगद का रोल तो कर ही सकते हो, जहाँ पे मनोरंजन के अखाड़े में बस अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे आचरण के साथ, बगैर किसी चुनौती के साथ पैर जमा रहे बस। जी अमेजिंग सर। ऑल्सो आपने ना एक रील और रियल में एक बाउंड्री सेट करके रखी है कि मैं हूँ और मेरे रोल्स अलग हैं। तो ऐसा कोई बाउंड्री आपने सेट करी? बिकॉज बहुत एक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्री बना के रखी है कि कुछ भी हो जाए मैं इस तरह का रोल नहीं करूँगा, तो आपने कुछ ऐसा सोचा? बिलो द बेल्ट रोल नहीं करना चाहता हूँ। अगर बीच में
एक आध लाइन, एक मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री, जब उस समय कोई सोशल मीडिया भी थी, पता नहीं थी कि नहीं थी, एक कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप की थी, छोटी सी, उसमें बड़ा गालियाँ वालियाँ थी। तो उस नाइट मतलब 97 98 की बात है, सिनेमा से नहीं, वो कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप थी। अच्छा। तो मैं रात में सो नहीं पाया था। हमने कहा कि इतनी तालियां मिली हैं आपको, खाली आप मंच में खड़े हो जाते हो, या तो उस मुंह से गालियां बोल के तालियां और ब्लो द बेल्ट बात करके, क्लास मनोरंजन हमेशा अपर द बेल्ट होता जी, है। एग्जैक्टली। बस तो एक बार एक गाली दी थी, वो सिचुएशन में निकली थी, वो गाली भी खराब लगी। तो फिर मुझे लगा कि मैं अगर ऐसा अभिनय करता हूं तो मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आ रही। जी। तो मैंने फिर हमेशा के लिए ये सोच लिया कि जो भी मनोरंजन करने की कोशिश करूंगा जिसमें मेरा बस है, तो वो अपर द बेल्ट होगा, और बच्चे बूढ़े नौजवान के लिए होगा, हर किचन के लिए होगा। चाहे मंदिर में दिखाओ, चाहे मस्जिद में दिखाओ, चाहे गुरुद्वारे में दिखाओ, चाहे चर्च में दिखाओ, चाहे दादी को दिखाओ, चाहे दादा को दिखाओ, चाहे बेटी को दिखाओ, चाहे बेटे को दिखाओ। वेरी नाइस, लवली। ऑल्सो राजपाल यादव की ऐसी एक साइड जो काफी लोगों को हद तक पता नहीं। 90% कुछ नहीं पता लोगों को हमारे बारे में, बिलीव करो आप। और इसमें मुझे लगता है मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊंगा। 90% में मुझे 10% हो सकता है मेरा परिवार समझता हो। मेरा अभिनय जो है अभी 30-40% लोग समझने लगे हैं, क्योंकि 40-50, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट के अलग अलग, जैसे बोलते हैं कि अभी हमें लगता है हम भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में घुसे ही नहीं हैं जी। वो पूरा। तो मुझे लगता है कि 1/3 हमारा अभिनय पूरी दुनिया तक पहुंचा है, और 10% एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा परिवार शायद समझ पाया है, और 5% समाज समझ पाया है। क्योंकि कभी भी इंडिविजुअल राजपाल को समझने के लिए थोड़ा या तो वक्त साथ में बिताना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा कि हु इज राजपाल नौरंग यादव। इसी से मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है कि आगे जाके लोग राजपाल यादव को किस तरह से याद करेंगे? अभी आने दीजिए, अभी तो ऐसा लगता है पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, हाफ सेंचुरी बनी है जी। और हाफ सेंचुरी जब भी बनती है तो वो जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान, शादी, नौकरी, बच्चे, बीवी, ये वो, व्यापार, व्यवहार, बड़ी उठा पटक होती है। जो तब हाफ सेंचुरी अभी आपकी थोड़ी बाकी है, अभी काफी टाइम है आपके लिए। तो लेकिन हाफ सेंचुरी जब बन जाती है तो बेस्ट सेंचुरी बनाने का सपना आ जाता है। जी, बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा, अभी थोड़े दिन बाद इसका उत्तर बता पाऊंगा कि, क्योंकि एवरी डे इज न्यू डे, कि राजपाल को। लेकिन एक चीज जरूर है कि धर्म कर्म के डंडों पे चल रही ये जीवन के विश्वास की गाड़ी का इंजन, इसमें राजपाल या तो मनोरंजन कुमार है या पर्यावरण कुमार है। क्योंकि प्रकृति अपनी नानी है, कला अपनी माँ है। जी। मनोरंजन कुमार के रूप में आर्ट की सेवा करता हूँ, और प्रकृति को नानी मान के पर्यावरण की सेवा करने की कोशिश करूंगा, जल जंगल जमीन पहाड़ी पर्यटन के लिए। क्योंकि पर्यटन इसलिए जोड़ना जरूरी है, जहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है वहाँ पर पर्यटन होता है, जहाँ पर्यटन होता है वहाँ पे दुखी सुखी सब हंसने की कोशिश करते हैं। जी, बिल्कुल। इतना एक्सपीरियंस है आप में, इतना गहरी बात आप बोलते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या लगता है आपको सही दिशा पे जा रही है, राइट ऑडियंस पर पहुंच पा रही है? देखिए, सब हमारा क्रिएटिव फील्ड है, इसमें कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि खिलौना है, रील है। हम रियलिटी बोलते हैं ना, एंटरटेनमेंट इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी, एंटरटेनमेंट इज नॉट रियलिटी। क्योंकि इसमें इमेजिनेशन आता है, बहुत सारे फिक्शन आते हैं, बहुत सारे चमत्कार आते हैं, स्पेशल, ताकि आप चमत्कृत हों। जी। तो इंडस्ट्री 100 साल में जितना भी धन्यवाद दें दादा साहब फाल्के जी को, कि दादा साहब ने क्या मन में एक ऐसा बीज डाल दिया जो 100 साल का आज एक दरख्त बन के खड़ा हो गया है, और जिसकी रीच अगर मतलब
भारतीय सिनेमा की रीच उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है। जब सिनेमा बोलता हूँ तो पूरे देश का सिनेमा बोलता हूँ, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग रीजनल सिनेमा है। बॉलीवुड सबका सम्मिश्रण सिनेमा है। जी। कोई भी बॉलीवुड की फिल्म बनती है, साउथ के भी लोग होते हैं, नॉर्थ के भी लोग हाँ। होते हैं, ईस्ट के भी लोग होते हैं, वेस्ट के भी। 200 लोगों कॉम्बिनेशन में 100% पूरा सम्मिश्रण होता है। कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, कोई वो मतलब वो बात ही नहीं है जो लोग सोचते हैं कभी जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अभी 2020 में जब लोग बोल रहे थे कि अब खत्म सब, तो अगले 15 साल के लिए ऐसा लग रहा है कि ये सिनेमा का स्वर्ण दशक होगा। जी। क्योंकि जहाँ पे ओटीटी की फिल्में ओटीटी पे चली गई, जहाँ वेब सीरीज की फिल्में वो वेब सीरीज के शो वेब सीरीज में चले गए, बाकी टेलीविजन तो चल ही रहा था, रियलिटी शो चल ही रहे थे। और धीरे धीरे अब जो सिनेमा वाली फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा 70 mm का इतना बड़ा समंदर है, जितना डाल दो उतना ही फिर फिल इन द ब्लैंक लगता है। सच में। तो वो तो एक्सपेरिमेंट होते ही रहेंगे, लेकिन बॉलीवुड का कद पूरी दुनिया में एक ऐसा कद है जो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। ज्यों-ज्यों देश उम्र दराज होगा, मतलब आज़ादी के बाद अभी जितने दिन हुए हैं, धीरे धीरे सिनेमा उतना ही विस्तार करता चला जाएगा। तो सिनेमा के लिए कोई खतरा, कला के लिए जीवन में हजारों साल से ना कभी कोई खतरा था, ना खतरा है, ना खतरा रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर जीवन में सांस है तो हवा है, और हवा है तो कला है। वेरी नाइस, बिल्कुल बढ़िया। और आप अभी एक सन वाली मूवी भी कर रहे हैं, जिसमें आपका एक सीरियल किलर वाला रोल भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप उसके बारे में बताइए कि कैसा रहा था वो रोल करने में। एंड हर रोल बहुत अच्छा लगता है, और हर रोल हमारे लिए एक अलग रसगुल्ला की फीलिंग देता है जी। और कोशिश करता रहता हूँ कि जितने भी रसगुल्ले बने वो मीठे उसके हो। न मीठे पे नहीं फोकस करता हूँ, स्वादिष्ट हो, जो ना आपकी शुगर बढ़ाएं और ना आपकी जीभ में ओवर मिठाई दें, जी। लेकिन आपको वो बोलते हैं दाल में नमक। ज़्यादा। दद्दा जी हमेशा, हमारे गुरुजी बोलते थे कि दाल और नमक जब मिल जाती है तो लोग बोलते हैं बेस्ट दाल है, लेकिन नमक दिखता नहीं। जी। तो वो स्वाद हमेशा हमारा बना रहे, बस यही चाहता। आपको अगर 3 ऑप्शंस दिए जाएं, पैसा, फैमिली या तो फिर फेम, तो आप फेम। हाँ, तो आप इन तीनों में से क्या चूज करेंगे? तीनों को चुनूंगा। तीनों को? हाँ, एक का फायदा क्या है? और अगर एक करना हो तो? नहीं, एक करूंगा ही नहीं। पूरे दुनिया के संविधान को रिजेक्ट कर दूंगा कि अगर आपके पास फेम है, फैमिली नहीं है तो क्या है? आप दुर्भाग्यशाली हो। Exactly. और आपके पास में आप जो करना चाहते हो वो आपके पास कर्म नहीं है, और कर्म भी मिल गया, उसमें ना फेम मिल रहा है ना फैमिली मिल रहा है, तो उस कर्म का क्या करोगे? और फैमिली मिल गई और आपको कर्म भी नहीं मिल रहा है और फेम भी नहीं मिल रहा है, और तो फैमिली कैसे सुख से चलेगी? Exactly. तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 डायमेंशनल जिंदगी जीने के लिए एक कलाकार 13 चरित्र जीता है, एक अंग उसका फैमिली के लिए होता है, एक अंग उसका शिष्ट समाज के लिए होता है, जिस सिस्टम में हम सब लोग जीवन यापन करते हैं, और एक जो अंग होता है वो उसका क्रिएटिव होता है। वो दिमाग कंप्यूटर की तरह हर समय ऑब्जर्वेशन के रूप में, अगर वो सो भी रहा होता है, सपने भी देख ले तो उसको भी यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, तो वो उसका क्रिएटिव वर्क होता है एक ऑब्जर्वर के रूप में। जी। तो 100% मुझे लगता है 3 डायमेंशनल जिंदगी जीने के लिए हमें 3 डायमेंशनल चरित्र का प्योरिटी से निर्माण करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि तीनों में से किसी को एक को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, तीनों साथ ही रहेंगे। जी, ऑब्वियसली। तो अगर आपने क्रिएटिव माइंड से कोई मूवी देखते हो, तो कहीं आपको ऐसा लगा कि ये मूवी बहुत ही ओवर हाइप्ड है या ओवर रेटेड है? ऐसा कोई मूवी में आपको लगा कि जिस फिल्म की गलतियां माफ होके फिल्म सबके दिल पे जगह बना ले, सबको सुख दे दे, वो फिल्म बहुत अच्छी है। जिस फिल्म की गलतियां माफ ना हो पाए, लोगों को वो अंदर तक ना छू पाए, वो फिल्म गलत है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, दुनिया का कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं है, प्रोड्यूसर, राइटर, जो मतलब कौन सी फिल्म क्या इम्पैक्ट डालेगी ऑडियंस पे, इसका मर्म अगर पता होता तो कोई फ्लॉप फिल्म ही नहीं बनती।
बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much, sir. It Thank was you really so really much. nice Thank having you you. so much. God bless you. Thank you. Take care. Thank you, sir. Love you all. और बहुत अच्छा Yeah. लगा. Yeah. Hi दोस्तों, this is Rajpal Yadav. You are watching me on Instant Bollywood. Keep watching.